Hello everyone, this is Anjali Chauhan and in this video I am going to explain you the topic of transformation in bacteria. So इससे previous जो वीडियो मैंने बनाई थी उस पर मेनली आपका ट्रांसडक्शन और बैक्टीरिया के ऊपर थी, तो वो आप ज़रूर देख लें, ठीक है, क्योंकि आपका मेनली 3 प्रोसेसेस हैं जो मेनली बैक्टीरियाज में होती हैं फॉर जेनेटिक रिकम्बिनेशन के लिए। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका इससे पहले मैंने ट्रांसडक्शन के बारे में बताया था, तो आप उसे ज़रूर देखें। और इस वीडियो में मैं आपको मेनली ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताने वाली हूँ कि कैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन से आपका मेनली रिकम्बिनेशन हुआ है बैक्टीरिया में। ओके, तो आपका सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ट्रांसफॉर्मेशन क्या प्रोसेस है, मेनली आपका ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है और उसके स्टेप्स क्या है और उसका ओरिजिन कैसे हुआ था, यानी कि डिस्कवरी कैसे हुई थी ट्रांसफॉर्मेशन की। ओके, तो आपका सबसे पहले जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपका एक प्रोसेस है, जेनेटिकली आपका रिकम्बिनेंट की एक प्रोसेस है, जिसमें मेनली आपका क्या होता है, बैक्टीरियल जो डीएनए होता है उसमें आपका डीएनए वो लेता है, उसे टेक आउट करता है फ्रॉम, आपका कह सकती है इन्वायरमेंट से उस डीएनए को लेता है, ठीक है। तो डोनर डीएनए लेता है, डीएनए फ्रॉम आपका डोनर सेल। अब मेनली आपका जो ट्रांसडक्शन होता है उसमें मेनली क्या होता है, आपका वो डीएनए लेता है, बैक्टीरिया डीएनए को लेता है फ्रॉम किससे, फ्रॉम आपका थ्रू अ कैरियर, दैट इज बैक्टीरियोफाज एंड आपका ट्रांसडक्शन। बट हियर नो कैरियर इज देयर, ठीक है, यहाँ पे किसी तरीके का कोई कैरियर नहीं होता है। यहाँ पे आपका जो बैक्टीरियल सेल होती है वो मेनली डीएनए को ले लेती है फ्रॉम एनवायरमेंट, ठीक है। तो जो सेल दे रही है अपना डीएनए उसको हम डोनर सेल कहते हैं, और जो ले रही है उसको हम रेसिपिएंट सेल कहते हैं। तो मान लेते हैं ये बैक्टीरिया नंबर 2 है और जहाँ से डीएनए आया है वो आपका बैक्टीरिया नंबर 1 है, ठीक है। ये आपका बैक्टीरिया नंबर 1 है और यहाँ से आपका डीएनए आया है और इस डीएनए को हम डोनर डीएनए कह रहे हैं। और ये रेसिपिएंट सेल है जो मेनली आपका क्या कर रही है, आपका बैक्टीरिया से मेनली आपका फॉरेन डीएनए को मतलब आपका टेक आउट कर रही है, ठीक है। और उसे हम कह रहे हैं कि आपका इन्वायरमेंट से वो क्या कर रहा है, डीएनए को ले रहा है। अब कभी क्या होता है कि आपका डीएनए फ्रैगमेंट्स इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, बट सम टाइम इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। तो उस समय पे हमें क्या करना पड़ता है, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है फ्रॉम, कह सकते हैं आपका डोनर सेल से, ठीक है, यानी कि किसी दूसरे बैक्टीरिया से हमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। और उसके लिए हमें मेनली एक प्रोसेस करनी पड़ती है, उसे बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोपोरेशन में मेनली आपका जो बैक्टीरियल सेल होती है उसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से हम उसे उसमें पास कराते हैं। ऐसा क्यों करा रहे हैं, सच दैट आपका जो बैक्टीरियल सेल है जिससे हमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसमें आपका पोर्स जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। और पोर्स जनरेट होने से आपका क्या होता है, डीएनए को बहुत ही आसानी होती है, इजीली वी कैन एक्सट्रैक्ट दैट डीएनए फ्रॉम द रिस्पेक्टिव सेल, ठीक है। जिससे भी हम निकालना चाहते हैं उसे इजीली हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोपोरेशन कहते हैं और इससे आपका मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स थोड़ा इनलार्ज हो जाते हैं, जिससे आपका डीएनए को निकालने में हमें थोड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। अब ऐसी सेल्स को जो आपका मेनली क्या करती हैं, फॉरेन डीएनए को ले सकती है, ठीक है, मतलब दे हैव अ एबिलिटी टू अटैच विद द फॉरेन डीएनए। ऐसी सेल्स को हम कॉम्पिटेंट सेल्स बोलते हैं और ऐसे बैक्टीरिया को हम कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है, जिनकी एबिलिटी है कि वो फॉरेन डीएनए को लेंगे और अपने मेन डीएनए के साथ, यानी कि जीनोमिक डीएनए के साथ अटैच उसे करवा सकते हैं, ठीक है। अब मेनली हम देख लेते हैं आपका कि डेफिनेशन क्या कहती है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन आपका क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें मेनली हम ट्रांसफ़र करते हैं आपका फॉरेन डीएनए को होस्ट डीएनए में, जो कि आपका होस्ट डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। और इसको कैरी करने के लिए हम किसी कैरियर का यूज़ नहीं करते हैं, किसी वायरस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, किसी सेक्स पिलाई का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसडक्शन और आपका कॉन्जुगेशन से इस मेथड से अलग है, दैट इट इज़ नॉट इन्वॉल्व एनी टाइप ऑफ कैरियर। ओके, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बता दी मैंने आपको। फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन आपका एक जेनेटिक रिकम्बिनेशन की प्रोसेस है, ये हमें पता है, बिकॉज देयर आर 3 प्रोसेसेस दैट आर नेमली आपका ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड आपका कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब इन तीनों ही प्रोसेसेस में मेनली आपका, मैंने ट्रांसडक्शन आपको पहली वाली वीडियो में बताया था और इसमें मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है। रिकम्बिनेशन क्या होता है, रिकम्बिनेशन मैंने आपको पहले ही भी बताया था, जब क्या होता है एक नया कम्बिनेशन यानी कि न्यू कम्बिनेशन फॉर्म हो रहा है तो हम उसे रिकम्बिनेशन कहते हैं। इन विच आपका न्यू कम्बिनेशन इज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मान लेते हैं ये बैक्टीरिया नंबर 2 का डीएनए है,
ठीक है, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ आपका बैक्टीरियल सेल। इस डीएनए पे जब आपका फॉरेन पार्टिकल यानी कि फॉरेन डीएनए क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है, मान लेते हैं ये आपका फॉरेन डीएनए है और ये आपका इसके साथ अटैच हो रहा है। अब ये क्या कर रहा है, एक नया इसने कॉम्बिनेशन फॉर्म कर दिया, इसको हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। जब आपका दो जेनेटिक मटेरियल के मिलने से एक नया कॉम्बिनेशन फॉर्म हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम न्यू रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, और बैक्टीरियाज में ये 3 प्रोसेस से होता है, नेमली ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड आपका कॉन्जुगेशन। ओके, अब इस प्रोसेस को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था और डिस्कवरी कैसे हुई है? तो इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था आपका फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ जो हैं वो आपके मेनली ब्रिटिश के बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं। ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट है, उन्होंने मेनली आपका जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है, बैक्टीरिया है एक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, और वो क्या कॉज करवाता है, न्यूमोनिया कॉज करवाता है। ठीक है, तो उस पर उन्होंने मेनली इस प्रोसेस को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, ऑब्जर्व किया था। लेकिन लेटर ऑन उन्हें, क्योंकि उस समय पे आपका ये भी नहीं श्योर था कि आपका डीएनए ही आपका जेनेटिक मटेरियल होता है और वो ट्रांसफ़र करता है वन प्रोजेनी टू द नेक्स्ट प्रोजेनी, तो इस सब इंफॉर्मेशन के लैक के कारण उस समय इस प्रोसेस को रिकॉग्निशन नहीं मिली थी। बट लेटर ऑन जब ये पता चल गया था कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, तब उन्हें ये पता चला कि बैक्टीरिया ने क्या किया था, ट्रांसफॉर्मेशन किया था। इस प्रोसेस को हम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं और इसे आइडेंटिफाई फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने किया था, और उनके इस एक्सपेरिमेंट को ग्रिफ्थ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहा जाता है, ये एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप किस तरीके से किया था, उन्होंने सबसे पहले आपका क्या किया था, 2 तरीके के आपके इनके स्ट्रेन लिए थे। जो आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है, इसके 2 स्ट्रेन लिए थे, वन इज़ दैट इज़ रफ कॉलोनी एंड सेकेंड वन इज़ योर स्मूथ कॉलोनी, और उन दोनों को उन्होंने मेनली ग्रो करवाया था आपका एक न्यूट्रिएंट अगार मीडिया में। न्यूट्रिएंट अगार मीडिया क्या होता है, आप इसके बारे में बहुत फेमिलियर होगे व्हेन यू विल डू योर पोस्ट ग्रेजुएशन इन माइक्रोबायोलॉजी। सो यू विल कम टू नो दैट एवरी डे यू हैव टू प्रिपेयर दिस सोल्यूशन। ठीक है, आपको हर समय किसी भी ना किसी प्रैक्टिकल में, इवन हर प्रैक्टिकल में आपको ये सोल्यूशन तो ज़रूर बनाना पड़ेगा। ये क्या होता है, मेनली एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें हम क्या करते हैं, हम बैक्टीरियाज को या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाते हैं। हम ग्रो कैसे करवाएंगे, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, फूड एंड वाटर इज़ द बेसिक नेसेसिटी, सो दे रिक्वायर फूड। ठीक है, तो उन्हें वो फूड अगर कहीं से मिल जाए तो वहाँ पे इजीली ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट अगार मीडिया में मेनली हम क्या करते हैं, बहुत सारे कंटेंट्स को डालते हैं, उसमें हम मेनली आपका उस कंटेंट का मेन काम क्या होता है, वो एक्ट करता है एज अ फूड फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उस फूड में आपका ग्रो करते हैं और फिर हमें जो भी प्रोसेस करवानी होती है हम उनमें करवाते हैं, और उसके बाद उनका इंक्यूबेशन करवा दिया जाता है। मेनली आपका क्या किया जाता है, मान लेते हैं ये पैट्री डिश है, ठीक है, और ये पैट्री प्लेट्स हैं। ठीक है, इन पैट्री प्लेट्स में हम न्यूट्रिएंट अगार मीडिया को बना देते हैं। ये इसमें जो आपका अगार डलता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, सॉलिडिफाई हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कॉलोनीज़ होंगी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, हो सकता है इसमें कुछ बैसिलस वाली बैक्टीरियाज हैं, तो हम क्या करेंगे, आपका इसे यहाँ से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस पर डाल देंगे। ठीक है, मान लेते हैं हमने सिर्फ 2 ही डाले, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम नंबर जाता है। ठीक है, तो कुछ आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम इसमें डालेंगे, देन हम इसे क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे। जब हम इन्हें इंक्यूबेट करते हैं तो आपका मेनली आप देखोगे कि इनकी कॉलोनीज़ विद इन 1 to 2 डेज़ के बाद जब आप देखोगे तो बहुत सारी इनकी कॉलोनीज़ बन जाती हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने इन्हें फूड दिया है और फूड से मेनली ये क्या करते हैं, जल्दी ग्रोथ करेंगे। ठीक है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ पावर होती है वो ह्यूमन बींग से या अदर ऑर्गेनिज्म से तो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये इसमें आपका ग्रोथ करेंगे बहुत जल्दी। अब मेनली आपका जब उन्होंने इन दोनों ही कॉलोनीज़ को, दोनों ही स्ट्रेन को आपका क्या किया, न्यूट्रिएंट अगार मीडिया में ग्रो करवाया। इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या डिफरेंस है और ये ही दोनों कॉलोनीज़ को उन्होंने क्यों लिया था। ठीक है, जो आपका आर स्ट्रेन है वो आपका रफ कॉलोनीज़ है, जो आपका एस स्ट्रेन है वो आपका स्मूथ कॉलोनीज़ है। आर स्ट्रेन क्या होता है, आर स्ट्रेन में मेनली आपका वो नॉन पैथोजेनिक होता है, यानी कि वो डिजीज़ कॉज नहीं करता है, जबकि जो आपका एस स्ट्रेन है वो आपका डिजीज़ कॉजिंग नेचर का होता है, वो डिजीज़ कॉज करता है और उसमें एक बहुत खास स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज़ आपका कैप्सूल। ठीक है, उसमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है और कैप्सूल का क्या फंक्शन होता है, इट कॉजेज आपका पैथोजेनिसिटी।
ठीक है, यानी कि आपका ये डिजीज़ कॉजिंग नेचर को शो करता है पैथोजन। ये कैप्सूल आपका क्या करता है, डिजीज़ कॉजिंग नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और नॉट ओनली दिस फंक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड टू कैप्सूल, इसके और भी फंक्शन होते हैं। जैसे ये आपका क्या करता है, मेनली बैक्टीरियाज को प्रोटेक्ट करता है आपका इम्यून सिस्टम से। ठीक है, अब देखो जब भी हम क्या कर रहे हैं, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी होस्ट बॉडी में पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो होस्ट बॉडी भी कुछ ना कुछ एंटीबॉडीज़ बनाएगी। तो वो जो एंटीबॉडीज़ होती है उससे बचाने के लिए ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, इनमें आपका कैप्सूल की लेयर होती है। हमें पता है जो आपका बैक्टीरियाज होते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में अपनी, कि आपका जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके सबसे बाहर से ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है। ग्लाइकोकैलिक्स की जो लेयर होती है उसके मेनली आपकी दो किस्म से वो आपका बन सकती है, जैसे आपका कैप्सूल और आपका स्लाइम लेयर। कैप्सूल का क्या आप फंक्शन बताया था, पैथोजेनिसिटी में बताया था, जबकि आपका जो आपका लूज शीट होती है यानी कि स्लाइम लेयर होती है, उसका फंक्शन है आपका वाटर स्ट्रेस को कंट्रोल करना, क्योंकि वो थोड़ा आपका रिजिडली बाउंडेड नहीं होती, जबकि कैप्सूल आपकी रिजिडली बाउंडेड है और वो इम्यून सिस्टम से भी बचाती है होस्ट के, और इसको पैथोजेनिसिटी भी प्रोवाइड करवाती है। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, एक माउस के ऊपर इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के जो ये बैक्टीरिया से, इनके जो दोनों स्ट्रेन उन्होंने लिए थे, उन दोनों ही स्ट्रेन्स को उन्होंने इंजेक्ट किया। उन्होंने देखा रेस्पेक्टिवली कि क्या क्या रिजल्ट रहता है और उसके हिसाब से उन्होंने अपना कंक्लूजन दिया था। तो सबसे पहले उन्होंने जब माउस की बॉडी में आपका एस स्ट्रेन को डाला, यानी कि आपका स्मूथ कॉलोनी को, और वो आपका पैथोजेनिसिटी को शो करते हैं, तो आपका जो रिजल्ट था उसमें आपका जो माउस था वो डेड हो गया था, यानी कि वो मर गया था। ठीक है, अब जब सेकेंड टाइम उन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन को आपका माउस की बॉडी में इंजेक्ट किया था, तो तब उन्होंने देखा कि आपका माउस अलाइव है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो आपका आर स्ट्रेन था वो पैथोजेनिसिटी को कॉज नहीं करता है, उससे कोई डिजीज़ नहीं होगी, वो उसकी बॉडी में जाएगा लेकिन डिजीज़ कॉज नहीं करेगा। अब थर्ड उसमें उन्होंने क्या किया, मेनली हीट किल्ड एस स्ट्रेन को उन्होंने इंजेक्ट किया माउस की बॉडी में। हीट किल्ड का मतलब है जो बैक्टीरियाज हैं उनको कम्प्लीटली हीट कर दिया गया है, तो उसके जो मेनली बैक्टीरिया का जो पूरा स्ट्रक्चर होगा वो डैमेज हो चुका है। अब उन्होंने देखा कि जब उन्होंने माउस में उसे इंजेक्ट किया, तो जब वो रिज़ल्ट देखते हैं तो सारे माउस आपके क्या हुए, अलाइव हैं, क्योंकि आपका जो मेनली आपका जो कॉलोनी है उसमें सारे तो वो मर चुके हैं, तो डिजीज़ तो कॉज नहीं करेंगे। लेकिन आपका जब उन्होंने ये 3 एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने तो सीधा ये, इससे हम एक ही कंक्लूजन निकालेंगे कि आपका जो रफ वाली कॉलोनी थी उससे नहीं हो रहा है, उससे वो नहीं मर रहे थे, और आपका स्मूथ कॉलोनी से वो आपका मर रहे थे। लेकिन यही चीज़ जब उन्होंने फाइनल स्टेप किया, जिसमें उन्होंने आर स्ट्रेन को मिक्स किया था एस स्ट्रेन के साथ, वो भी आपका हीट किल्ड एस स्ट्रेन थे। हीट किल्ड एस स्ट्रेन में मेनली आपका जो एस स्ट्रेन वाली कॉलोनीज़ हैं वो कम्प्लीटली डिजेनरेट हो चुकी हैं। ठीक है, अब उन्होंने जब उसमें आर स्ट्रेन को मिक्स किया तो उन्होंने देखा कि जो आपका माउस है वो सारे माउस आपके डेड हो गए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपका जो माउस है उनमें आर स्ट्रेन डला है, आर स्ट्रेन से कोई पैथोजेनिसिटी नहीं होती है, कोई डिजीज़ नहीं होगी। और आपका हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन है का मतलब है वो पूरे ख़त्म हो चुके हैं, जिन्होंने डिजीज़ करने थे वो तो सारे बैक्टीरियाज ख़त्म हो गए हैं। तो किस तरीके से आपका ये माउस मरे, ठीक है, यहाँ पे वो सारे माउस जो थे वो आपके डेड थे। और उसके बाद उससे भी बड़ी बात ये थी कि जो आपके डेड माउस थे उनकी बॉडी से आपका मेनली कुछ आपके एस स्ट्रेन आपका डिटेक्ट हुआ है। अब आप सोचिए कि जब आपका एस स्ट्रेन को पहले ही हीट किल करके मार दिया गया है, तो कैसे एस स्ट्रेन डिटेक्ट किया जा सकता है मरे हुए माउस से। तो यहाँ पे उन्होंने कंक्लूजन दिया कि ऐसी कोई चीज़ है जो आपका एस स्ट्रेन से ट्रांसफ़र हो गई है आपका आर स्ट्रेन के पास, या आर स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया थे उन्होंने क्या किया है, सारे एस स्ट्रेन की कॉलोनी से कुछ चीज़ आपका क्या कर ली है, ले ली है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जब वो थर्ड वाला स्टेप कर रहे थे तो उस स्टेप में उन्हें लग रहा था कि शायद कैप्सूल की प्रेजेंस से आपका क्या हो रहा है, ऐसे स्ट्रेन से वो मर रहे हैं, माउस आपका क्या हो रहे हैं, डेड हो रहे हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आपका कैप्सूल ओवर आपका एस स्ट्रेन। बट जब उन्होंने फोर्थ स्टेप कंप्लीट किया तो उन्हें ये पता चला कि सिर्फ कैप्सूल से ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अब फोर्थ स्ट्रेन में तो आपका कैप्सूल डीजनरेट हो चुके हैं। ठीक है, कैप्सूल जब डीजनरेट हो चुके हैं तो माउस कैसे फिर भी मर गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो आपका
कैप्सूल ख़त्म हो गया था, यानी कि पहले ही उसे हीट किल कर दिया गया था, तो इसलिए आपका डीजनरेट हुए। यहाँ पे भी तो उनका जो कैप्सूल है वो डीजनरेटेड है, तो वाई उन्हें ये सवाल अपने दिमाग में उन्हें चल रहा था कि कैसे वो फिर भी आपका मर गई जब कैप्सूल उसमें था ही नहीं। ठीक है, तो फिर उन्होंने कंक्लूजन दिया था ग्रिफ्ट कंक्लूडेड दैट समथिंग हैड पास फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू द आर स्ट्रेन एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू पैथोजेनिक स्ट्रेन में। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ थी जो आपका एस स्ट्रेन वाली कॉलोनी से आर स्ट्रेन वाली कॉलोनीज में चली गई थी और उन्होंने उसको पैथोजेनिसिटी कॉज करवाई। इस समय तक मेनली आपका क्या था कि डीएनए को डिस्कवर नहीं किया गया था, दैट आर जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए एंड इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम आर पेरेंटल बॉडी टू द प्रोजेनी। ठीक है, तो इस समय तक ये बात किसी को पता नहीं थी, इसलिए आपका उन्होंने ये नहीं बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आपका वो डीएनए ही था जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में चला गया था। ठीक है, तो इसी जो इन्होंने इसके कंक्लूजन निकाले, इस एक्सपेरिमेंट को ही आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और एक्सपेरिमेंट कहा जाता है ग्रिफ्ट का। ठीक है, यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन समझा दिया था उन्होंने बहुत अच्छे से, क्योंकि उन्होंने बताया कुछ न कुछ चीज़ है जो ट्रांसफॉर्म हुई है, आपका आर स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गई है, जिसमें मेनली आपका उन्होंने क्या किया है, एस स्ट्रेन से कुछ चीज़ को ले लिया है और अपना जो नेचर था, जो पैथोजेनिसिटी वो नहीं कॉज करते थे, उन्होंने अब पैथोजेनिसिटी कॉज की। तो इस कंक्लूजन के हिसाब से उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन को क्या किया था, डिफाइन किया था। तो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन इन आपका बैक्टीरिया को कैसे डिफाइन किया था, उन्होंने कहा ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं डीएनए को फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी बॉडी में चेंज करते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने मेनली अपनी बॉडी का जो डीएनए था या उनमें उनका जो जीनोमिक डीएनए था उसमें कुछ चीज़ इनकॉर्पोरेट कर दी है, कुछ नई जीन्स को ऐड कर दिया है, जिसके कारण उन्हें कुछ एक्स्ट्रा फिनोटाइप्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन था। ऐसे बैक्टीरियाज या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपका क्या कर लेते हैं, जिनमें डीएनए बाहर से इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, उन ऑर्गेनिज्म को हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे जो बैक्टीरियाज हैं जिन्होंने बाहर से डीएनए ले लिया है या इस प्रोसेस के थ्रू वो ले रहे हैं, तो ऐसे बैक्टीरियाज को हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरियाज बोलते हैं। अब बात करते हैं आपका कि मेनली ट्रांसफॉर्मेंट्स कैसे हैं और आपका कॉम्पिटेंट सेल कौन सी होती हैं। तो ट्रांसफॉर्मेंट और कॉम्पिटेंट सेल वो होती हैं जिन सेल की एबिलिटी होती है टू यानी गेन आपका डीएनए फ्रॉम द फॉरेन इन्वायरमेंट, यानी कि बाहर से आपका जब वो डीएनए को गेन कर सकते हैं, जिनकी ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं, उनको हम ट्रांसफॉर्मिंग बैक्टीरियाज बोलते हैं या कॉम्पिटेंट बैक्टीरियाज या कॉम्पिटेंट सेल भी उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, अब इन मोस्ट ऑफ द केसेस बैक्टीरियल सेल आर मेड कॉम्पिटेंट। अब बहुत सारी केसेस में हम बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया था, जब बहुत बार हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब अगर नेचुरली हो रहा है, नेचुरली वो इन्वायरमेंट से ले रहा है, ये कंडीशन कब होती है, जब मेनली आपका अगर मान लेते हैं ये आपका बैक्टीरिया का डीएनए है या ये बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के अराउंड आपका खुद से ही कुछ फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट हैं, इसके इन्वायरमेंट में कुछ बैक्टीरियल फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट है, तो हो सकता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन करे इनसाइड। ठीक है, खुद से ऐसा हो सकता है। लेकिन इफ़ इन केस ऐसा नहीं है और इन्वायरमेंट में आपके ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं ये प्रेजेंट नहीं है, तो उस समय भी मेनली ये क्या करेंगे, इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इन बैक्टीरियाज की बॉडी में। अब ये हम कैसे करेंगे, इन फ्रैगमेंट्स को किसी न किसी बैक्टीरिया से आइसोलेट करके। आइसोलेशन कैसे करते हैं मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि इसके लिए एक प्रोसेस को हम करते हैं, उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोपोरोसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोपोरोसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक मेथड से पोर इंट्रोड्यूस करना बैक्टीरिया की बॉडी में। हम जानते हैं कि जो आपका बैक्टीरियल बॉडी होती है उसमें आपका आउटर मेम्ब्रेन होती है, ग्लाइकोकैलिक्स होती है, सेल वॉल होती है, देन उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब इन चीज़ों से, इन तीनों ही मेम्ब्रेन से आपका कैसे ये डीएनए पास होगा या कैसे हम बॉडी से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसके लिए हमें उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या उसकी सेल वॉल में आपका पोर्स का साइज थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा, सच दैट वी कैन आइसोलेट द डीएनए फ्रॉम दैट रिस्पेक्टिव बैक्टीरिया। ओके, ठीक है, तो ये हमें कराना पड़ता है और इसके लिए हम क्या करते हैं, हीट शॉक मेथड देते हैं। बैक्टीरिया को हम एकदम
हीट करेंगे, देन उसके बाद एकदम कोल्ड करेंगे। इससे क्या होता है, और या तो हम उन्हें कैल्शियम डाइआयन यानी कि आपका कैल्शियम 2 पॉजिटिव से डाइवेलेंट कैटायन जो होते हैं उनसे हम क्या कराते हैं, इनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनसे इनकी रिएक्टिविटी कराते हैं। उससे भी इनकी जो पोर की साइज़ होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाता है और आपका डीएनए कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव बैक्टीरिया। ओके तो ये वो प्रोसेस है। और जब हम इन जो डीएनए है उसको बैक्टीरिया से निकाल देते हैं, फिर हम इसे दूसरे बैक्टीरिया के बॉडी में डाल देते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। दैट क्रिएट्स आपका माइक्रोस्कोपिक पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन, और ये इससे हमें ईजी हो जाता है टू एक्सट्रैक्ट दैट डीएनए फ्रॉम द रिस्पेक्टिव बैक्टीरिया। ओके, अब मैंने यहाँ पे आपको बहुत बार बताया कि ये ट्रांसफॉर्मेंट होते हैं, तो कैसे आपका ट्रांसफॉर्मेंट्स ये बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने आपका एक बैक्टीरियल सेल ली है। ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल का आपका डबल सर्कुलर आपका डीएनए है। ठीक है, डबल हेलिकल डीएनए मान लेते हैं। एक हेलिक्स है उस पर आपका ए जीन प्रेजेंट है, और आपका जो बाहर वाली हेलिक्स है उस पर आपका कैपिटल ए जीन प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपका रेसिपिएंट डीएनए है, ये रेसिपिएंट सेल है, उसमें रेसिपिएंट डीएनए है। हम इस रेसिपिएंट सेल में हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन डोनर डीएनए को इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। जब आपका क्या होता है, हम इसका इंट्रोडक्शन कराते हैं इस सेल में, तो हम देखते हैं कि आपका जो ये डोनर डीएनए है इसका सिर्फ एक पार्ट ही आपका क्या करेगा, इसके साथ कॉम्पिटेंसी शो करेगा, इसके साथ आपका क्या करेगा, मेनली रिलेशन बनाएगा, और दूसरा जो स्ट्रैंड होगा वो डीजेनरेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेनली आपका वही पेयर अंदर आपका मेनली पेयर होगा जो होमोलॉगस होगा, और होमोलॉगस पेयरिंग करने के साथ साथ वो क्या करेगा, वहाँ पे डबल क्रॉस भी करेगा। तो वन स्ट्रैंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा, और सेकंड स्ट्रैंड यहाँ अंदर जाके इसके साथ पेयरिंग करेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको लिखाया भी है, लिख के मैंने बताया भी है कि जो आपका होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं विल डबल क्रॉस ईच अदर, वो सिर्फ आपका एक दूसरे को डबल क्रॉस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो फॉरेन डीएनए का वन स्ट्रैंड जो सिंगल स्ट्रैंड अंदर आया था, जो कि मेनली होमोलॉगस था। होमोलॉगस का मतलब होता है सिमिलर इन स्ट्रक्चर है। ठीक है, जब वो उसके स्ट्रक्चर को रिजेंबल करेगा तभी तो उसके साथ पेयरिंग करेगा। तो आपका ये होमोलॉगस पेयर अंदर आ जाता है, और यहाँ पे आपका क्या करता है, मेनली इसके साथ पेयर होता है, डबल क्रॉसओवर करता है। आपने देखा होगा जब हम सेल डिवीजन को पढ़ते हैं, तो सेल डिवीजन में मेनली जब आपका कुछ इस तरीके से आपका क्रोमोसोम क्रॉसओवर करते हैं, तो ये वो दो पोजीशन है जहाँ पे आपका क्रोमोसोम क्या करते हैं, क्रॉसओवर कर रहे हैं एक दूसरे को। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, इतने पोर्शन में आपका ये दो बार आपका क्रॉसिंग ओवर हो रही है। ठीक है, एक बार यहाँ से जा रहा है और एक बार यहाँ से। ठीक है, दोनों जगह क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर होने के कारण अब ये क्या करेगा, उतना डीएनए का फ्रेगमेंट इस पे आपके चिपक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका मेनली अटैच हो जाएगा। तो देखो जब आपका क्या हो जाता है, मेनली ये अटैचमेंट शो करता है। तो इतना फ्रैगमेंट, क्योंकि ये सिंगल फ्रैगमेंट था, आपका दोनों फ्रैगमेंट तो अंदर आए नहीं थे, तो ये जो सिंगल फ्रैगमेंट है वो यहाँ पे अटैच हो जाता है आउटर साइड पे, और इनर साइड जो है, इनर बैक्टीरियल जो डीएनए है यानी कि बैक्टीरिया का जो अंदर वाला फ्रैगमेंट है, वहाँ पे मेनली ये जीन आपका अटैच नहीं हो रही है। ये म्यूटेटेड जीन है और ये आपका वाइल्ड टाइप है। म्यूटेटेड का मतलब होता है इसमें आपका अब्सेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे मेनली क्या होता है, ये इसके साथ अटैच हो जाता है। दिस इज द फॉरेन डोनर डीएनए पार्ट। ठीक है, वी जस्ट गेट आपका अटैच टू द बैक्टीरियल डीएनए के साथ वो अटैच हो गया है। अब जब ये रेप्लिकेशन करेगा तो हमें पता है कि दोनों स्ट्रैंड अपने आप में रेप्लिकेट करेंगे। ठीक है, तो अंदर वाला जो स्ट्रैंड होगा वो अपनी कॉपी बनाएगा, बाहर वाला स्ट्रैंड अपनी कॉपी बनाएगा। तो अंदर वाले ने अपनी 2 कॉपीज़ बना दी हैं, बाहर वाले ने भी अपनी कॉपीज़ बना ली हैं। ठीक है, अब ये आउटर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें आपका मेनली आपका क्या आ गया है, कुछ फॉरेन डीएनए का पार्ट भी आ गया है। और ये मेनली आपका कैसा है, ये आपका एक रिकम्बिनेशन है, और ऐसे सेल्स को हम ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी भी तरीके का फॉरेन डीएनए नहीं आया है, सो हैंस इट इज़ कॉल्ड आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और इसीलिए हम इसे यूज़ करते हैं जीन मैपिंग में कि कहाँ पे आपका कौन सी जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम पे, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।